डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने पहले लेसन का तीसरा पार्ट लेने जा रहे हैं। कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे जहाँ पर टीचर जो है वो कहते हैं कि इसमें तुम ही अकेले कसूरवार नहीं हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी ऑल वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्स विद। इसमें हम सभी लोग शामिल हैं, हमें कमियाँ रही हैं कि हम लोग हार गए हैं। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ टू हैव यू लर्न। सबसे पहली चीज़, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ टू हैव यू लर्न। आपके माता पिता ज़्यादा चिंतित नहीं थे आपकी लर्निंग को लेकर के, यानी माँ बाप को उतनी फिक्र नहीं थी आपकी पढ़ाई की जितनी की होनी चाहिए। ये कहना चाहता है दे प्रिफर टू पुट यू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। दे प्रिफर टू, माता पिता ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने प्रेफर किया तुम लोगों को पढ़ाई के बजाय खेतों पर काम करने के लिए या फिर मिल्स में काम करने के लिए, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि और थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकें। एंड आई, और जहाँ तक मेरा सवाल है, अपने आप को भी वो छोड़ता नहीं है, कहता जहाँ तक मेरा सवाल है, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरा भी कसूर है क्या? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। अगर मैंने तुम लोगों को पढ़ने के बजाय अपने पौधों को पानी देने के लिए या अपने फूलों को पानी देने के लिए ना भेजा होता है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मेरा फिशिंग करने का मन होता था या जाना होता था, यानी मछली पकड़ने जब मुझे जाना होता था, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी? इसका मतलब अपने मन से छुट्टी दे दिया करते थे ये जब इनका मछली पकड़ने जाने का मन होता था। फिर क्या होता है, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमिल वेंट ऑन टू टॉक of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. फिर उसके बाद क्या करते हैं, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ से लेकर के दूसरी चीज़ तक वो बातें करते रहते हैं। एम हेमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वो बातें करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर के, सेइंग, ये कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और ये बात सही भी है, आज भी फ्रेंच जो है सबसे अच्छी भाषा मानी जाती है। ये सबसे अच्छी भाषा है, सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट, सबसे ज़्यादा साफ, सबसे ज़्यादा लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तार्किक, रीजनेबल, दैट वी मस्ट गॉड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। वो अपनी मातृभाषा को लेकर के कह रहे हैं। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव, क्यों? व्हेन अ पीपल, यहाँ पर अ पीपल का मतलब राष्ट्र से है, देश से। कि जब एक राष्ट्र, एक देश आर एनस्लेव्ड, वो गुलाम हो जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। और जब तक वो अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं तो ये उनके लिए प्रिजन की चाबी के समान होता है, यानी हमको कैद कर दिया गया, हमको गुलाम बना दिया गया। और अगर हमने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा तो इसका मतलब हमें छूटने का मौका मिल सकता है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस अवर लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर निकाली और एक लेसन पढ़ा हमारे लिए। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। आई वॉज अमेज, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था ये देख करके कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैंने इसको कितने अच्छे से समझा। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब कितना सरल लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली। और मैं ये भी सोच रहा था कि मैंने कभी भी इतनी केयरफुली नहीं सुना कभी। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक बुक में ये पूरा आज के फ्रांस का मैप बना हुआ है और ये यहाँ पर एज़ेज़ नामक जगह जहाँ पर ये लोग रह रहे थे। ठीक, हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं लेसन। और आगे कहता है, फ्रेंड्स, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग
विद सो मच पेशेंस, और आज के पहले उन्होंने वो सारी चीज़ें इतने अच्छे से, इतने धैर्य के साथ एक्सप्लेन नहीं करी जितनी कि वो आज कर रहे थे, जितनी कि वो आज कर रहे थे। As if it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our head at one stroke. It seemed almost, लगभग ऐसा दिखाई पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बेचारे हमारे टीचर wanted to give us all he knew, उनको जितना पता था वो सब कुछ हमें देना चाहते थे, क्योंकि आज लास्ट पार्ट है, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले वो चले जाएंगे, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड, और सारा कुछ एक ही स्ट्रोक में, एक ही वार में हमारे सर पर डालना चाहते थे, सर में भरना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। That day, M. Hamill had new copies for us, written in a beautiful round hand, फ्रांस एल्जेस, फ्रांस एल्जेस। अब क्या हुआ, आफ्टर द ग्रामर, जब वो ग्रामर पढ़ा चुके तो वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें एक लिखने का लेसन मिला। दैट डे, उस दिन की बात, एम हैमिल ने किया क्या था कि हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, वो हम लोगों के लिए, हम सब के लिए नई कॉपीज़ लेकर के आए थे, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड। राउंड हैंड का मतलब जिसको हम लोग बोल्ड राइटिंग कहते हैं, बड़ा बड़ा सा खूब, तो वो उसमें खूब बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ था, और क्या लिखा था, फ्रांस एल्जेस, फ्रांस एल्जेस, ये लिखा हुआ था। They looked like flags floating everywhere in the school room। ऐसा लग रहा था कि जो दो शब्द जो लिखे थे कि फ्रांस एल्जेस, फ्रांस एल्जेस, ऐसा लग रहा था कि ये झंडों के समान है जो कि सब तरफ तैर रहे हैं इसको, और ये हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, हमारी डेस्क के टॉप पर ये लटके हुए हैं झंडों के समान। क्या वो ये जो शब्द हैं, फ्रांस एल्जेस, फ्रांस एल्जेस। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. You ought to have seen, सबने देखा है, आपको देखना चाहिए था कि how everyone set to work, कि किस तरीके से सभी लोग अच्छे से काम कर रहे थे, how quiet it was, और कितना शांत था सारा कुछ। The only sound was the scratching of the pens over the papers, और आवाज़ किसकी आ रही थी, केवल जो पेपर के ऊपर, कागज़ के ऊपर जो पेन चल रहा था, सब लोग लिख रहे थे कुछ, केवल उस स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी ओवर द पेपर। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention in them। कुछ बीटल्स, एक बार बीटल्स की फ़ोटो भेजी जा चुकी है, वो उड़ करके आए, पर किसी ने उसमें अटेंशन नहीं दिया, नॉट इवन द लिटिलिस्ट वंस, जो छोटे वाले विद्यार्थी थे उन्होंने भी नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks as if that was France too। छोटे बच्चे, जो सबसे छोटे वाले विद्यार्थी थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks, जो अपने फिश हुक्स को, यानी मछली पकड़ने वाले कांटे को ट्रेस किया करते थे, जैसे कि वही फ्रांस हो। On the roof the pigeons cooed very low and I thought to myself, और छत पर पिजन्स यानी कबूतर कू कर रहे थे, यानी आवाज़ें कर रहे थे, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं स्वयं सोच रहा था कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, विल दे मेक, यानी जो अब नए लोग आएंगे जर्मन लोग, क्या वो कबूतरों से भी जर्मन बुलवाएंगे या जर्मन भाषा में गवाएंगे। When I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। Whenever I looked up from my writing, मैं जब लिखते वक्त, जब मैं उनकी तरफ देख रहा था, तो टीचर की तरफ, तो एम हैमिल सिटिंग मोशनलेस, वो बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, कोई मोशन नहीं था, इन इस चेयर, अपनी चेयर में, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले वो एक, गेज का मतलब होता घूरना, तो किसी चीज़ पर घूरते थे, देन एट अनदर, कभी किसी चीज़ को देख रहे थे, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि वो अपने दिमाग में उन सब चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, उसकी फ़ोटो तस्वीर फिट करना चाहते हैं हमेशा के लिए,
कि उस कमरे में सारी चीज़ें कैसी दिखती हैं, फैंसी, बड़े आश्चर्य की बात है ना। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। 40 सालों से वो उसी स्थान पर थे, यानी 40 सालों से वो वहाँ पढ़ा रहे थे। लेकिन with his garden outside the window and his class in front of him, just like that, only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. अब देखो क्या देख रहे हैं वहाँ पर बाहर पर, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्या क्या चीज़ें देख रहे थे खिड़की के बाहर। कहते हैं कि फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। 40 साल तक उसी जगह पर रहे हैं और सारी चीज़ें बड़े अच्छे से देख रहे हैं। विद इस गार्डन आउटसाइड, अब वो अपने गार्डन की तरफ देख रहे हैं बाहर, द विंडो पर, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, गार्डन की तरफ देख रहे हैं, अपनी क्लास की तरफ देख रहे हैं। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। बदलाव क्या हुआ था, केवल जो हमारी डेस्क और बेंचेस थी वो पुरानी होकर के और स्मूथ हो गई थी। माने जब हम लोग लकड़ी का कोई भी सामान बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हैं, वो धीरे धीरे चिकनी होती चली जाती है, हाथ लग करके या कपड़ा लग करके, तो वो और स्मूथ हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, जो अखरोट का जो पेड़ था गार्डन में, वर टॉलर, वो थोड़ा सा और लंबा हो गया था। एंड द होप वाइन, होप की फ़ोटो तुम्हें भेजी जा चुकी है। ये प्रकार का फल होता है, एक वाइन, एक लता पर उगा होता है, और इसका इस्तेमाल जो है बियर बनाने में किया जाता है बेसिकली। और जो होप वाइन थी दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने स्वयं प्लांट करी थी, स्वयं लगाई थी, ट्वाइंड यानी ऐट करके घूमती हुई कहाँ को जा रही थी, अबाउट द विंडोज पर, टू द रूफ, छत की तरफ जा रही थी विंडोज से होते हुए। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, ये सारा कुछ छोड़ना, जरूर इनका दिल टूट गया होगा, पुअर मैन बेचारे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। अब वो जहाँ पर रूम में पढ़ा रहे हैं उसके जस्ट ऊपर उनका रहने का बना हुआ है, तो अब वो सुन सकते हैं कि उनकी जो सिस्टर है ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं फर्स्ट फ्लोर से, और कि वो सारी पैकिंग कर रही हैं, यानी अब जाना है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन ही देश को छोड़ना था। आगे देखेंगे कि बट ही हैड द करेज टू हियर लेसन्स टू द वेरी लास्ट, but he had the courage to hear every lesson to the very last। लेकिन उनके अंदर इतना धैर्य था to hear every lesson, कि सब कुछ सुनना है लास्ट तक का, सब कुछ आखिरी तक का। और आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, लिखने के बाद हमारे पास एक और लेसन था इतिहास का। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू, ये उनके यहाँ का हो सकता है कि कुछ अल्फ़ाबेट्स हों फ्रेंच में, ये हम लोग को नहीं भी पता है। तो फिर देन द बेबीज चैंटेड, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो चैंट कर रहे थे ये सारा कुछ। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them। और क्या हुआ कि डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, पीछे की कमरे में पीछे की तरफ जो बूढ़े हौसर थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे पहन करके रखे हुए थे, होल्डिंग हिज प्राइमर, अपनी किताब को पकड़ के रखा हुआ था, इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और साथ साथ में लेटर्स को यानी अक्षरों को स्पेल कर रहे थे। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. You could see, आप देख सकते हैं कि he too, वो भी, was crying, रो रहे थे। His voice trembled with emotion, उनकी जो आवाज़ थी वो इमोशन की वजह से, भावनाओं की वजह से उनकी आवाज़ काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उनको सुनना रोते हुए कि बड़ा मजाकिया था। एंड वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, यानी दुख भी है और हंसी भी आ रही है। तो बिकॉज ही वॉज ए यंग लाइट, तो उसको हंसने का मन भी कर रहा था और रोने का मन भी कर रहा था हम सबको। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और मुझे वो लास्ट लेसन कितने अच्छे से याद है अभी तक का। At 1 the church clock struck 12. Then
एंजेलस एट वंस, उसी क्षण तुरंत ही जो चर्च की जो घड़ी थी वो उसने 12 बजाए। फिर उसके बाद एंजेलस एंजेलस प्रार्थना की एक कह सकते हो घंटी होती है, बेल होती है, तो वो बजी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रशंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडोज, और उसी समय जो प्रशा के जो सैनिक थे वो वापस आ रहे थे। उनके ट्रम्पेट एक प्रकार का बाजा होता है, उसकी भी फ़ोटो भेज दी गई है। वो अपनी ड्रिल अपनी प्रैक्टिस से वापस आ रहे थे, सुनाई पड़े साउंडेड अंडर द वर्ड विंडो, हमारे विंडो के पास। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। अब एम हैमल जो है वो खड़े होते हैं, बहुत ही पेल यानी पीले कलर के दिखाई पड़ रहे थे, बहुत दुखी थे। इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। मेरे दोस्तों, ऐसा वो बोले, आई 2 बार उन्होंने कहा मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ था जिसने उनके गले को चोक कर दिया, रोक दिया। जब बहुत दुखी होता है कोई, परेशान होता है, रोने जैसा होता है, तो उसकी आवाज़ नहीं निकलती। यही हालत थी एम हैमल की। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे कुछ कह ना सके। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "Vive la France." फिर क्या हुआ, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ पलटे, चौक का एक टुकड़ा लिया, एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी सारी ताकत के साथ, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो जितना बड़ा बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा, वाइवे ला फ्रांस, इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस की जय हो, हम इसको कह सकते हैं। ये अपनी फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। फिर क्या किया उन्होंने, देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुके, लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार से अपना सर जोड़ा या झुकाया उधर की तरफ, एंड विदाउट अ वर्ड, और बगैर एक शब्द, ही मेड अ जेस्चर टू अस, कुछ कहे उन्होंने, इशारे से कहा होगा, यानी उनका सर उस तरफ है दीवार की तरफ, और उनकी पीठ जो है बच्चों की तरफ है, और उन्होंने जेस्चर करके यूँ कहा होगा, हाथ से ही कहा होगा कि स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल ख़त्म होता है, अब आप लोग जा सकते हैं। आज ये लेसन तुम्हारा ख़त्म हो गया।